हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी सीएससी की स्ट्रैटेजी को डिकोड कर रहे हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने जीएस पेपर 1 के स्ट्रैटेजी को देखा था कि उसमें आंसर राइटिंग हमको कैसे करनी है, कैसे कैसे डायग्राम्स हमको लिखने बनाने हैं, है ना, और कैसे अप्रोच करना है पूरा। तो हमने उसका जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का देखा था। आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का, करेक्ट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू like, share and subscribe to our channel, and also recommend these videos to your fellow aspirants as well, ताकि हम और aspirants तक पहुंच सकें, करेक्ट। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस स्ट्रैटेजी फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर 2। तो अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं जहाँ पे हमने पॉइंट वाइज हम सारे सिलेबस को डिकोड करके उसकी स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं, तो हमने प्रीलिम से स्टार्ट किया था। प्रीलिम से स्टार्ट करने के बाद हम फिर एसेस पे आए थे, फिर हमने जीएस पेपर्स का देखा, रिसोर्सेज देखे, और अब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है जीएस पेपर 2 की। तो ये पूरी प्लेलिस्ट है जो हमारे वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है और यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। तो आप जाके हम वहाँ पे ये पूरी प्लेलिस्ट को वीडियो बाय वीडियो वॉच कर सकते हैं। बहुत ही एनरिचिंग है, बहुत हमने मेहनत भी करी है इसमें, तो प्लीज़ जाके देखिए। और आज के लिए जो है हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम सिविल सर्विसेज मेंस का आंसर राइटिंग को देख रहे हैं, है ना। प्रीलिम्स का हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम पहुंचेंगे पर्सनल इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट पे। तो आज जीएस 2 का देखेंगे, फिर जीएस 3 का देखेंगे, फिर 4 का देखेंगे, है ना। और ऐसे करके फिर हम एंड में पहुँचेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट पे। ऑप्शनल के लिए भी हम लेके आएंगे थोड़ा थोड़ा, बट पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद विल सी, ठीक है। तो ऐसे और जीएस पेपर 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2। चलो अब आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में आंसर लिखते कैसे हैं, है ना। तो जैसे कि हम डिवाइड करते हैं जीएस पेपर को, इसको भी हम डिवाइड करेंगे जीएस पेपर 2 को। तो जीएस पेपर 2 को अगर आप सिलेबस देखोगे जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है, तो उसमें कुछ ब्रॉड टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है और इंटरनेशनल रिलेशंस है। ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं जीएस पेपर 2 के। तो हम इन ब्रॉड टॉपिक्स को कैटेगराइज हमने कर दिया। अब इसको देखेंगे कि पॉलिटी को और गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के क्वेश्चंस को कैसे करना है और इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो इसमें क्या मतलब, हर जीएस पेपर में आपको करंट अफेयर्स को तो लिंक करना ही है स्टैटिक से, है ना। तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट अनसेट स्टेटमेंट है कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक को लिंक करके ही आपको आंसर लिखना है सारे, है ना। और जब आप पढ़ रहे हो तो भी आपको करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक करते ही पढ़ना है, ताकि एक वो हैबिट बनती चली जाए कि भाई हम आंसर भी लिखेंगे तो करंट अफेयर्स उसमें हम कोट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले कैटेगरी से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। तो पॉलिटी के क्वेश्चन जो होते हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के जितने क्वेश्चन आते हैं, उसका हम इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करें, पहला तो यही सवाल है ना। उसका इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करें, तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है पॉलिटी में स्पेशली इज़ टू स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डीलिंग विद द प्रॉब्लम। तो अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा गया किसी भी चीज़ से, फेडरल डिस्प्यूट से पूछा गया है ना, इंटरस्टेट डिस्प्यूट से पूछा गया है ना, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के बारे में पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के, तो आप रेलेवेंट आर्टिकल कोट कर दो कि भाई आर्टिकल 131 डील्स विद द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और वो ये सो फला एंड फला बोलता है, ठीक है। अब जब आप ये आर्टिकल 131 कोट करते हो, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो ये यूपीएससी के पेपर का ही क्वेश्चन है, पढ़ो उस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये यूपीएससी के मेंस का पेपर का क्वेश्चन है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, है ना। तो अब आप इस आंसर को कैसे स्टार्ट करोगे, तो इस आंसर का बेस्ट वे क्या है स्टार्ट करने का, कि भाई आप रेलेवेंट आर्टिकल जो है आर्टिकल 324 वो कोट कर दो यहाँ पे, कि आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड मेंशंस दैट the superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for and conduct of all the elections of the parliament and to the legislature of every state and of elections to the offices of the president and the vice president held under the constitution shall be vested in the commission। जब आप ये आर्टिकल कोट कर देते हो, है ना, तो एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि आप रट्टा मार के नहीं आए हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पता है। रट्टा तो मारोगे ही, मतलब ऑब्वियसली याद तो करना ही पड़ेगा आर्टिकल, बट उसको एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस पता है इस क्वेश्चन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में कौन से पार्ट से ये डील कर रहा है ना। हो सके तो पार्ट भी कोट कर दो कि भाई इस पर्टिकुलर पार्ट में ये डील करते हैं हम, हैं इससे, कॉन्स्टिट्यूशन से। बट आर्टिकल लिखना ज़रूरी है, आर्टिकल से
अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। आर्टिकल जैसे आपने आर्टिकल 324 लिख लिया, एक्सप्लेन कर दिया, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया अब, है ना। अब आपको इंट्रोडक्शन की टेंशन नहीं कि इंट्रोडक्शन में क्या करें नया सा, आर्टिकल कोड कर दिया, खत्म हो गई बात, है ना। अब इससे हुआ क्या, जब आपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कोड किया, इसके दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो जैसा कि मैंने बताया कि एग्जामिनर को ये पता चल गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस पता है इस क्वेश्चन का, है ना। दूसरा, कभी कभार क्या होता है कि आर्टिकल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, है ना। अब जैसे ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन देखो जो यूपीएससी के मेंस पेपर में था, डज द राइट टू क्लीन एनवायरमेंट एंटेल लीगल रेगुलेशंस ऑन बर्निंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली, discuss in the light of Article 21 of the Indian Constitution and judgments of the apex court in this regard। अब आर्टिकल 21 ही आपको अगर नहीं पता होगा तो आप उस आंसर को क्या लिखोगे, नहीं लिख पाओगे। एक पार्ट हो सकता है लिख लो, दूसरा पार्ट नहीं लिख पाओगे। तो आर्टिकल इसलिए मतलब लर्न करना ज़रूरी है। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल 142 पे मान लो पूछ लिया, सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है थ्रू आउट द कंट्री एप्लीकेबल होता है, उसके जो जजमेंट्स होते हैं वो थ्रू आउट द कंट्री एप्लीकेबल होते हैं। तो ये नहीं पता है आपको आर्टिकल 142 के बारे में, तो आप उस क्वेश्चन को एड्रेस ही नहीं कर पाओगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ब्लैंक छोड़ के आओगे। तो आर्टिकल के दो बेनिफिट समझ में आ गए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस पता चल जाती है एग्जामिनर को, और दूसरा कि आपको बेसिकली क्या बोलते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो आप लिख सकते हो, है ना। तो आपको याद करने हैं सारे के सारे आर्टिकल्स, सारे तो नहीं, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, है ना, वो आपको याद होने चाहिए। जो न्यूज़ में रह रहे हैं, जो जिसके प्रोविजंस न्यूज़ में रह रहे हैं, वो तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। और इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपको सारे याद करने हैं, है ना। अब ये तो हो गया कि आपने आर्टिकल कोड किया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि आर्टिकल हमने कोड क्यों किया और इंट्रोडक्शन कैसे लिखा, है ना। अब उसके बाद मेन बॉडी में हमको क्या क्या करना है ना। तो जैसे मान लो कि जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है ना। तो कोई शुरुआत में ही एक स्टैंड मत ले लो क्वेश्चन में, क्वेश्चन को थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स लिखो। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्रोज एंड कॉन्स थोड़े आप 3-4 पॉइंट लिखो दोनों के, है ना। एकदम से कोई एक्सट्रीम स्टैंड मत ले लो कि नहीं हम तो इससे डिसएग्री करते हैं या हम इससे एग्री करते हैं। जैसे मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपको बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो मतलब ऐसे मत ले लो कि नहीं हाँ होना चाहिए या नहीं नहीं होना चाहिए, एकदम से मत ले लो। प्रोज बताओ थोड़े, कॉन्स बताओ थोड़े कि हाँ भाई अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करते हैं तो ये इसके बेनिफिट्स हैं 1 2 3, और बट देर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो, 3-4 चैलेंजेस बता दिए, है ना। तो दोनों साइड के पार्ट को एड्रेस करो। और क्वेश्चन को जैसे जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका हैबिट ये बनाओ कि क्वेश्चंस को आप तोड़ो सब क्वेश्चंस में। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि डज द राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एंटेल लीगल रेगुलेशंस ऑन बर्निंग क्रैकर्स, पहला क्वेश्चन ये है इसमें, है ना। पहला पार्ट इसमें ये है, तो आप मेक श्योर करो कि ये पहला पार्ट आप एक हेडिंग के अंदर एड्रेस कर रहे हो उस चीज़ को, कि ये जो पूछा है इसने, डज द राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एंटेल लीगल रेगुलेशंस ऑन बर्निंग क्रैकर्स, क्या लीगल रेगुलेशन है। तो आप यहाँ लिख दो डज आर देयर एनी लीगल रेगुलेशंस, ऐसे करके फिर बताओ कि हैं कि नहीं है ना। उसके बाद दूसरा आर्टिकल 21, दूसरा पूछ रहा है आर्टिकल 21 के बारे में, इसी के लाइट में बताओ 3-4 पॉइंट, है ना। उसके बाद क्या पूछ रहा है, डिस्कस द जजमेंट्स, तो जजमेंट्स फिर तीसरे पार्ट में बताओ जजमेंट्स। तो ऐसे जब आप हेडिंग डाल के आपने हर एक पार्ट एड्रेस कर लिया तो एग्जामिनर को ये पता चल गया कि आपने हर एक पार्ट एड्रेस किया है। भले ही हो सकता है वो सारे पॉइंट ना पढ़े, बट उसको ये पता चल गया कि आपने सारे पॉइंट तो एटलीस्ट एड्रेस किए हैं क्वेश्चन में, है ना। तो जो क्वेश्चन है उसको सब पार्ट में डिवाइड करो और हर एक पार्ट को बेसिकली हर एक पार्ट को सेपरेटली एड्रेस करो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद जो ये क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटी के, इसमें जो कमेटीज़ होती हैं, जो जजमेंट्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, है ना, जो लेजिस्लेशंस पास हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के मेजर जजमेंट्स हैं और उनके क्या क्या आउटकम्स रहे वो आपको याद होने चाहिए। तो लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, डिफ़ॉल्ट केसेस, जो आपको याद होने चाहिए। जैसे केशव नंदा भारती केस है ना, बेसिक सेक्शन डॉक्ट्राइन से डील करता है। IR को हेलो केस है ना, ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती 9 शेड्यूल के अंदर, है ना। मिनर्वा मिल्स केस है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया था, ठीक है। और उसके बाद और ऐसे केसेस हैं, है ना। तो वो सारे आपको याद होने चाहिए, है ना। उसको आप करंट अफेयर से लिंक करोगे, ठीक है। सॉरी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मनेका गांधी केस का था, मैंने गलती से मिनर्वा मिल्स केस बोल दिया, मेरे को लग ही रहा था ये बैलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे है। तो कहने का मतलब आप समझ गए ना कि जो मेजर केसेस हैं, जैसे मिनर्वा मिल केस है कि भाई बेडरॉक ऑफ ये जो इसने एग्जैक्ट स्टेटमेंट बोला था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दे आर लाइक द 2 व्हील्स ऑफ अ चैरियट एंड नो वन व्हील लेस देन अदर। मतलब बैलेंस होना चाहिए एक फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में। तो कहीं भी DPSP और फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ आप ये मिनर्वा मिल्स केस यूज़ कर सकते हो, है ना।
तो ये सब चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। कहीं लॉ का कंसेप्ट आ रहा है, मतलब सब्सटेंशियली क्या बोलते हैं उसको, सब्सटेंस ऑफ लॉ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो उस पर आप मनेका गांधी केस कोट कर सकते हो, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट हो रहा है वहाँ पे केशव नंदा भारती केस कोट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी। उसको आप क्या करो, उसको जब आप पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत, तो एक साइड में अलग से एक बुकलेट टाइप की बना लो जिसमें आप सिर्फ केसेस लिख रहे हो, किसके, ये जो लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं, और जो न्यूज़ में आ रहे हैं वो तो फिर आ ही रहे हैं, है ना। तो वो आप देख लो कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो करंट को स्टैटिक से लिंक करना है, ठीक है। उसके बाद जो मेजर कमेटीज़ हैं, रिकमेंडेशंस हैं उनकी, जैसे मेजर कमेटीज़ में सबसे फेमस है सेकंड एआरसी। तो सेकंड एआरसी के कुछ ही टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है ना। तो वो सेकंड एआरसी की जो मेजर रिपोर्ट्स हैं वो आपको देखनी है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो मेरे रेलेवेंस आ सकती है। गवर्नेंस पे रिपोर्ट है ना, तो गवर्नेंस के पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं उसमें, है ना। तो वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको यूज़ करनी है अपने आंसर्स में, है ना। सरकारिया कमीशन हो गई, है ना। उसके बाद पुंछी कमीशन हो गई, राजमन्नार, ये सब जो कमीशन है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, तो इन सब से एक आध दो आप रिकमेंडेशंस ले सकते हो इन कमीशंस की, है ना। नेशनल आखिरी में एक चैप्टर है किस पे, लक्ष्मीकांत में, नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके आप रिकमेंडेशंस पढ़ सकते हो कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। और वो सजेशंस दे सकते हो कि एज़ पर नेशनल कमीशन और टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज, है ना। तो चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि मैं बोल क्या रहा था कि भाई आपको कमीशंस और मेजर कमेटीज़ और जो कमीशंस हैं उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो, और सोर्स को कोट करना कि एज़ पर सेकंड एआरसी या फिर एज़ पर लॉ कमीशन रिपोर्ट, है ना। जो भी स्टेटमेंट लिखने वाले हो, है ना, तो वो उसका जब आप सोर्स कोट कर देते हो तो एक ऑथेंटिसिटी बन जाती है उस पर्टिकुलर डेटा की या फैक्ट की, जो भी आपने रिकमेंडेशन डाली है या डेटा डाला है। कभी भी डेटा कोड कर रहे हो तो भी ये प्रैक्टिस रखो कि भाई हम जो सोर्स है उसको हम लिख दें वहाँ पे कि एज़ पर दिस रिपोर्ट, एज़ पर सेकेंड एआरसी या फिर एज़ पर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वॉज द रिकमेंडेशन है, जो भी XYZ, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद ये तो मैं हर बार आपको हर GS के पेपर में बता रहा हूँ कि डायग्राम फ्लो चार्ट्स आपको यूज़ करने हैं ना, डायग्राम। बट ये ध्यान रखना कि देखो मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती डाल रहे हो, ज़रूरत भी नहीं है तब भी डाल रहे हो। जहाँ ज़रूरत है डायग्राम फ्लो चार्ट्स की, जहाँ बन सकता है, जहाँ आपका कंटेंट रिड्यूस हो सकता है, मेजर जो इसका मकसद रहता है कि आप एक तो कंटेंट रिड्यूस कर लो अपना, ताकि आप ज़्यादा कंटेंट वहाँ पे एग्जामिनर को दिखा पाओ और एक मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन आ पाए आपके आंसर की, है ना। तो वो करने के लिए आप ये करिए, जस्ट बिकॉज मेरे को इंक्लूड करना है, 5-6 टॉपर ने बोल दिया है तो ऐसा मत कर रहे हो, है ना। मतलब समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, कि जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ इंक्लूडिंग डोंट ड्रॉ डायग्राम्स, बट डू इट फॉर सो दैट योर कंटेंट रिड्यूसेस, है ना। तो इसमें जो भी जैसे न्यूज़ में आप इन्फोग्राफिक्स आ रहे हैं, है ना, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, एवर नोट में कर सकते हो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाता है, या फिर अगर आप अपने कॉपी में बना रहे हो तो आप कॉपी में बना सकते हो। बट कहने की बात यह है कि जो इन्फोग्राफिक न्यूज़ में आ रहे हैं या इकोनॉमिक सर्वे में हैं या बजट में हैं, इसके स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, इसमें तो इकॉनमी का सेक्शन नहीं है, बट कोई भी ऐसी चीज़ जो पॉलिटी से लेट से रिलेटेड है और इन्फोग्राफिक्स है, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हो, अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, जस्ट सेइंग, है ना। उसके बाद अगला टॉपिक आता है अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जो IR का टॉपिक है ये पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड है ना, बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए जो पहले रिलेशंस हुए हैं, तो वो थोड़ा स्टैटिक पार्ट है। जैसे इंडिया नेपाल के बीच में पुराने रिलेशंस कौन से थे, उसके बारे में 3-4 चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। सिगोली ट्रीटी क्या है ना, कुछ ट्रीटीज़ या फिर ऐसा कुछ साइन हुआ है, अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उसके बारे में 3-4 जो कोर कंसेप्ट हैं वो हमको पता होने चाहिए। हर एक नेबरिंग कंट्री से तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। इंडिया श्रीलंका से जो इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड है ना, वो आपको पता होना चाहिए, 3-4 पॉइंट उसके बारे में, है ना। तो बेसिक जो बैकवर्ड पिछले टाइम से चला आ रहा है वो बैकग्राउंड आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान, इंडो अफगानिस्तान, इंडो रशिया, इंडो फ्रांस, इंडो US, ये सब चीज़ें हॉट टॉपिक्स हैं, न्यूज़ में रहते हैं। तो ये सब के बारे में आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा हिस्ट्री ऑफ द रिलेशनशिप आपको पढ़ना है। तो IR के लिए तो आप क्या करो कि एक सेपरेट नोटबुक आप बनाइए IR के लिए, उसमें कैटेगराइज कर दीजिए इंडिया का हर एक मतलब कंट्री के साथ रिलेशन। जैसे इंडिया रशिया का आपने रिलेशन लिख दिया, अब उसके लिए आप 7-8 पेज छोड़ दो इंडिया रशिया रिलेशन के लिए, उसके बाद फिर इंडिया अफगानिस्तान, उसके बाद फिर इंडिया US, इस टाइप से। अब जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है इंडिया रशिया से वो आप यहाँ इस वाले कॉलम में लिख दो
कि भाई इंडिया रशिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये था, थोड़ा बहुत आप एक काम करो ना, आप इंडिया रशिया का एज अ आंसर ही लिखो, 250 वर्ड का आंसर ही लिखो, क्योंकि 250 वर्ड से ज़्यादा तो लिखना भी नहीं है पेपर में, है ना। 250 वर्ड का एक आंसर ही लिखो। तो उसमें आप जब आंसर लिखोगे तो आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डालना पड़ेगा। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप लिखो वहाँ पे नोट्स बनाते टाइम कि ये है, न्यूज़ में ये चल रहा है इन दोनों के बीच में, है ना। रशिया ने अभी अटैक कर दिया, इंडिया ने कोई स्टैंड नहीं लिया उसके ऊपर। जो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया, है ना। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, इंडिया के पास क्या ऑप्शंस थे, इस टाइप से थोड़ा बहुत लिख दो, है ना। मतलब आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया, भाई रशिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है ना। तो ये सब चीज़ें इंपोर्ट कर दो। S-400 वाली डील है, डिफेंस एंगल दे दो। तो वो मैं अभी हम आगे बात करेंगे कि ये एंगल्स कैसे देने हैं। बट आप समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा पिछला भी एग्रीमेंट, ट्रीटीज़ जो साइन हुई है इंडिया और उस कंट्री के बीच में, वो आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना। PhD नहीं करनी है, अगेन बोल रहा हूँ, PhD नहीं करनी है कि भाई हिस्ट्री उठा के पढ़ रहे हो इंडिया नेपाल की, नहीं। PhD नहीं करनी, 3-4 बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए ताकि आप एक लिंक कर पाओ बैकग्राउंड से, एक बैकग्राउंड से लिंक देके आज के प्रेजेंट में रिलेशन कैसा है वो बता पाओ, ठीक है। नोट्स आपको बनाने हैं, मैंने बता दिया आपको, इंडो रशिया, इंडो चाइना, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके लिए तो डेफिनेटली बनाने हैं। और जो हॉट टॉपिक्स हैं, इंडिया US, इंडिया रशिया, इंडिया फ्रांस, इंडिया जर्मनी, ये सब के बारे में आपको भी बनाना है ना। तो ये सब मोटा मोटा बना लोगे तो हो जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है ना। इसके बाद जो बॉडीज़ होती हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़, जैसे ICJ हो गया, है ना, या फिर क्रिमिनल कोर्ट हो गया, है ना। तो इन सब के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई केस रेफ़र हुआ है ICJ पे, है ना, तो वो आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। ICJ में जजेस कैसे इलेक्ट होते हैं, कितने का टर्म होता है, क्या टेन्योर रहता है, इंडिपेंडेंट होते हैं क्या, या किसी मेंबर कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वर्किंग कैसी होती है, क्या इंडिविजुअल्स का केसेस लेते हैं ICJ की, सिर्फ स्टेट्स का केस लेते हैं, है ना। ये सब चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए ICJ के बारे में पूरी। ऐसे ही ICC के बारे में होनी चाहिए, जितनी भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, FATF हो गया, है ना, इंटरपोल हो गया, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके बारे में आप थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लो खुद से, एक आंसर लिख के 250 वर्ड का। ICJ के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो क्या आंसर लिखोगे, तो वो आंसर आप लिख लो अपनी कॉपी में 250 वर्ड का, इंट्रोडक्शन के साथ मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, ठीक है। तो ऐसे करके प्रिपेयर करोगे ना तो बहुत ही ईजी और सिस्टमैटिक हो जाएगा। उसके बाद आपको मल्टी डायमेंशनल तो बनाना ही आंसर, ये तो अनसेड है। मतलब हर क्वेश्चन में GS के आपको जितने डायमेंशन ऐड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, जितने पर्सपेक्टिव आप बता पाओगे अपनी थिंकिंग के। देखो जो UPSC है, इट इज़ ऑल अबाउट कि कितने आप पर्सपेक्टिव बता पा रहे हो, ये चेक नहीं करता कि कितना आप डीप जा रहे हो एक चीज़ में, है ना। तो ये बेसिकली ये चीज़ चेक करता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं ना इसको। ब्रेथ चेक करता है, डेप्थ चेक नहीं करता है ना। तो ब्रेथ चेक करता है कि आपकी नॉलेज कितने कितने एंगल में है, एक टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, इस पे चेक नहीं करता है, इस पे मार्क्स भी नहीं मिलते। तो जिस पे मार्क्स मिलते हैं वही करो ना। मतलब एक मल्टी डायमेंशनल रखो आंसर को, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस के केस में आप क्या कर सकते हो कि किसी इंडिया और किसी दूसरी कंट्री के बीच में साइंस एंड टेक में क्या अपडेट चल रहा है। जैसे इंडिया और US में, इंडिया और नासा ने लेट्स से कोलैबोरेट किया, निसार प्रोजेक्ट है जो, है ना, उसका एग्जाम्पल दे सकते हो कि कैसे इंडिया और नासा कोलैबोरेट कर रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च में, या XYZ कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, है ना, या अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स में कैसे काम कर रहे हैं, है ना। जॉइंट स्पेस मिशंस हैं क्या दोनों कंट्रीज़ के कोई भी, है ना, या फिर स्टूडेंट एक्सचेंजेस हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। इकोनॉमिक्स कैसा है ना, क्या मतलब इंडिया बाहर के जो US के इंपोर्ट्स आते हैं उस पर कितना टैरिफ लगता है, कितनी ओपन कर रखी है अपनी इकॉनमी, US ने कितनी ओपन कर रखी है अपनी इकॉनमी इंडिया के लिए, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। कितनी इन्वेस्टमेंट है इंडिया की बाहर US में, या XYZ किसी भी कंट्री से जब आप कंपेयर कर रहे हो उसमें, है ना, ये आप बता सकते हो। उसके बाद डिफेंस भी एक मेजर पिलर है कि भाई इंडिया, जैसे इंडिया और रशिया के बीच में डिफेंस रिलेशंस कैसे हैं। हम S-400 इंपोर्ट कर रहे हैं डिस्पाइट ऑफ दिस कि US सैंक्शन लगा सकता है ना। तो डिस्पाइट ऑफ दैट हम इंडिया जो है वो रशिया से S-400 इंपोर्ट कर रहा है ना। तो क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज़ का, ये एंगल डालो थोड़ा सा उसमें, है ना, कि कौन कौन से मेजर डिफेंस डील्स हुए हैं। राफेल वाली जैसे हुई थी इंडिया फ्रांस के बीच में, तो ये आप जब इंडिया और फ्रांस का रिलेशन डिस्कस कर रहे हो तो ये वाली डील कोट करो, है ना। इस टाइप से चीज़ें आपको थोड़ी बतानी है ना। डिफेंस एंगल डालना है। ग्लोबल फॉरम्स में कैसा इंडिया का स्टैंड रहता है उस कंट्री को लेके। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट करने से मना कर दिया कि भाई जो रशिया का यूक्रेन पे अटैक है उसको कंडेम नहीं किया। उन्होंने बोला कि न्यूट्रल स्टैंस लिया है, ऑल्दो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब, बट उन्होंने ऐसा कुछ अगेंस्ट नहीं बोला, उन्होंने वोट नहीं किया
उस चीज़ पे, है ना, दे एब्सटेन्ड फ्रॉम द वोटिंग। तो ये आप बता सकते हो कि ये कैसे दर्शाता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप्स कितने मैटर करते हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या डिप्लोमेसी है दोनों के बीच में, है ना। कोई न्यू इनिशिएटिव्स अगर आए हैं दोनों के बीच में, इंडिया और उस पर्टिकुलर कंट्री में, चाहे वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हों, चाहे एजुकेशनल प्रोग्राम्स में जैसे स्टूडेंट एक्सचेंजेस हो गए, है ना, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के बीच में होते रहते हैं, है ना। टूरिज़्म पे कैसा फोकस है दोनों के बीच में, टूरिज़्म कितना फ्लरिश हो रहा है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इनिशिएटिव्स कैसे हैं, मतलब विदाउट ऑफिशियल इंटरफेरेंस आपस में लोग कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, है ना, भले ही एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हों या रिसर्च पर्पज़ के लिए हों या वर्क पर्पज़ के लिए हों, तो वो कैसा चल रहा है चीज़ें, है ना। चैलेंजेस क्या हैं दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशनशिप में, ये आपको बताना है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम उस चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये आपका वे फॉरवर्ड में आ जाएगा कि हम उन चैलेंजेस को क्या ऐसा कर सकते हैं कि वो हम चैलेंजेस को इम्प्रूव कर पाएँ, है ना। इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब आप क्या करोगे, क्या सजेशंस देने चाहिए आपको कि भाई वो जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो उसको हम इम्प्रूव करें, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है कि भाई अग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉपर बॉर्डर लाइन पे कि भाई यहाँ तक बॉर्डर है और उसके ऊपर फिर पीस फायर एग्रीमेंट आए, पीस फायर क्लॉज आए कि भाई इस लाइन के अगर आगे आए आप तो हमारी टेरिटरी है, इस लाइन के पीछे गए तो वो आपकी टेरिटरी है, जो भी XYZ, आप समझे ना क्या बोल रहा हूँ। तो इस टाइप से आपको सजेशन सोचने हैं, तो ये पहले से ही सोच के रखो तो ज़्यादा बेटर है, वहाँ जाके सोचोगे टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट तो क्या होगा, मतलब वहाँ जाके सोचने में थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो आप पहले से ही ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखो पहले से ही, शुरुआत से ही, है ना। तो ये आपको हेल्प करेगा वहाँ पेपर लिखने में। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैप्स ड्रॉ करना, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में आप मैप्स का यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो आप एक सिंपल सा मैप बना सकते हो ये दिखा के, है ना, जो भी है ऐसे करके, है ना, ये दिखा के आप बता सकते हो कि भाई कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है। जैसे मान लो ये अक्साई चीन वाला एरिया है ना, इधर अक्साई चीन वाला एरिया, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो आप यहाँ बता सकते हो कि यहाँ इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है ना। फिर आप जब इधर ले जा रहे हो पीछे, जैसे मान लो इधर ले जा रहे हो, है ना, इधर ले जा रहे हो, फिर यहाँ पे आप बना दे रहे हो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट, है ना, तो फिर आप दिखा सकते हो कि यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और चाइना के बीच में, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना। फिर यहाँ पे तो आपने बता ही दिया, यहाँ पे तो बता ही दिया ना। समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक्साई चीन वाला है, तो यहाँ पे बता दो कि इंडिया चाइना का यहाँ पे जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है। इस टाइप से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ये बहुत ही वैल्यू ऐड करेगा आपके आंसर में, है ना, समझ रहे हो। ब्लूप्रिंट तो मैंने आपको बता ही रखा है कि ब्लूप्रिंट हर क्वेश्चन में कैसा होना चाहिए। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो, फिर सब हेडिंग लिखो, फिर पॉइंट्स में मेंशन करो सबको, फिर सब हेडिंग दूसरी लिखो, फिर फ्लो चार्ट्स डालो, है ना, वे फॉरवर्ड लिखो और फिर कंक्लूजन लिखो। समझ में आ रहा है। ये ब्लूप्रिंट है, जिसने नहीं देखा है उसके लिए फिर से डाल दिया है यहाँ पे। हर एक जीएस पेपर के डिस्कशन के एंड में हम एक ब्लूप्रिंट डाल देंगे इसका, है ना, ताकि जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लें। समझ में आया। तो ये मोटा मोटा GS2 का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था, है ना। अगर आपको और कोई डाउट है GS2 से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया या ये कैसे करें या वो कैसे करें, तो हम उसका भी इशू एड्रेस करेंगे। बट ये जितना मेरे दिमाग में आया मैंने लिखा है यहाँ इसमें, है ना। इसके बाद हम GS3 का स्ट्रैटेजी देखेंगे। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने आपको GS1 में ही बता दी थी कि GS1 कैसे करना है। सिमिलर तरीके से ही बाकी GS पेपर्स भी हैं, बट थोड़ा थोड़ा कंटेंट में डिफरेंस आएगा आपका। इसमें पॉलिटी का आ गया, उसमें हिस्ट्री का था, है ना। तो इस टाइप से चीज़ें, ज्योग्राफी हिस्ट्री का था, तो इस टाइप से चीज़ें थोड़ी डिफर करेंगे, है ना। बाकी सब लगभग सेम ही रहता है ना। चलो अभी आज के लिए हम अपन इतना रहने देते हैं, है ना। बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के चैलेंजेस जैसे फ्री इनिशिएटिव्स लेके आते हैं। एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि इकोनॉमिक्स का चैलेंज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, जो आप जाके ट्राई कर सकते हैं, जिसमें हमने सारे लेक्चर्स कवर किए हैं और उसके साथ क्विज भी हैं हर एक मॉड्यूल के साथ, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। CSAT का कोर्स आपको पता ही होगा, हमने लॉन्च किया हुआ है PYQs वाला। अगर आप CSAT से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप वो 499 वाला कोर्स ले सकते हैं, करेक्ट। एंड इफ़ यू लव व्हाट वी आर डूइंग प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू ऑन गूगल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर आवर यूट्यूब। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए GS3 का हम डिकोड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।